हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लास्ट टॉपिक के बारे में। अभी तक के वीडियोस में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इस नज़रिए से देख रहे थे कि जब उसमें कोई कायरल कार्बन हो, यानी अभी तक के प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तब जब उसके पास कोई कायरल कार्बन हो या कोई एसिमेट्रिक कार्बन हो। आज हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कोई कायरल कार्बन ना हो फिर भी वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग मेंशन किया गया है, ऑप्टिकल आइसोमर्स इन एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड का जिसमें कोई कायरल कार्बन या कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। तो पहले लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहला अगर आप देखें, इसमें कई केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है इन केस ऑफ एलीन्स। आई एम डैम श्योर कि आप सब एलीन्स के नाम से अवेयर होंगे, क्योंकि अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एलीन्स में किस तरह के आइसोमर्स शो करते हैं उसके बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम बात यहाँ करेंगे कि एलीन्स में वो कौन सी एलीन होगी जब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें शो होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी बात लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलीन्स के केस में क्या सिचुएशन होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। लिखा गया है, इन एलीन द टू टर्मिनल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट एंड द सेंट्रल कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड. The एलीन exhibit optical isomers provided the two groups attached to each terminal carbon atom are different. यहाँ पे अभी तो बोला गया है ये ऊपर की 2-3 लाइन की एलीन्स होता क्या है। जैसे कि हम लोग शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ कि एलीन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कुमुलेटिव मैनर में लगातार पाई बॉन्ड अरेंज होते हैं। वही बात बोला गया कि टर्मिनल्स जो कार्बन होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे और सेंटर में जो कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, एलीन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब एलीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कई हो सकते हैं, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो सकते हैं। तो पहला बोला गया है एलीन विथ इवन पाई बॉन्ड। एलीन विथ इवन पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एलीन विथ इवन पाई बॉन्ड, तो ये अगर आप देखें तो ये एलीन्स है इवन पाई बॉन्ड का, यहाँ पे ए और ये बी। अब ये ग्रुप्स जो हमने लिया है एलीन्स, अगर आप देखें तो ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है। ये टर्मिनल कार्बन अगर आप देखें तो ये अपने sp2 हाइब्रिडाइज में है, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज में है, और ये सेंटर कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइजेशन में। अब ये एक्चुअली जो अभी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरह से एक्चुअली होता नहीं है। कि किस तरह से होता है अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं बात करूं तो ये और ये एटम एक प्लेन में होते हैं, और बाकी की अगर मैं बात करूं ये एक प्लेन में होते हैं। मतलब ये दोनों आपस में 90 डिग्री में होते हैं। यही बात यहाँ पे अलग करता है बाकी कंपाउंड से, और ये अलग होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। क्योंकि इस एलीन सिस्टम में अगर आप देखें तो कोई कायरल कार्बन नहीं है, समझ में आता, और कोई कायरल कार्बन नहीं है तो उसके बावजूद ये ऑप्टिकल आइसोमर सोने करने का कारण बस इतना सा है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इस बात को अगर मैं समझाने का प्रयास करूं कुछ इस तरीके से, तो अगर ये बोर्ड के प्लेन में है, ये कार्बन इसके साथ इसी प्लेन में है, तो ये वाला कार्बन इसके परपेंडिकुलर है। जैसे कि मैं कुछ इस तरह समझाऊं कि अगर अभी आपको जो नज़र आ रहा तो ऐसे नज़र आ रहा बोर्ड पे, एक्चुअली बोर्ड पे जो ऐसे है ऐसे नहीं है, ये कुछ ऐसे है। ऐसे होने का मतलब क्या, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बोर्ड में दोनों ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो है ये वो इसके परपेंडिकुलर है। इसीलिए मैं बता रहा हूं ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से इसमें सिमेट्री जो अभी आपको नजर आ रही है। अच्छा, सिमेट्री की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर किसी कंपाउंड में किसी तरह की सिमेट्री उसमें होगी तो वो कंपाउंड कायरल नहीं होगा,
ए कायरल होगा मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स वो नहीं करेगा। तो इसमें किसी तरह की कोई एक्सिस कायरल एक्सिस नहीं है, कोई सेंटर नहीं है जिसमें कायरलिटी, मतलब हम बात करें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो अभी आप बस ये समझना है कि इस एलीन में ये दोनों एक दूसरे के कहाँ हैं, परपेंडिकुलर प्लेन में। ठीक है, इस बात को समझिए, उसे नोट कीजिए। अब जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया पाई बांड के साथ, वहाँ पे मैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बनाने का प्रयास किया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ढंग से समझ में आए। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो ये दोनों पी वाई पे हैं और ये पी जेड प्लेन पे हैं, तो वाई और जेड आपको समझ में आता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो दो मॉलिक्यूल है अगर ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, ए और बी जो है एक्स वाई प्लेन में होंगे, तो ये और दोनों जेड एक्स प्लेन में होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इसीलिए इसको इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली जो अभी इस तरह दिख रहा है वो कुछ ऐसे है। ए जो है इनसाइड द प्लेन है और ये है आउटसाइड द प्लेन। तो आप इस बात को समझिए कि ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि एलीन्स में जो इस तरह के इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, वहां पे जो ये पार्ट होता है और ये पार्ट होता है आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए इसमें किसी तरह की सिमेट्रिसिटी नहीं ऑब्जर्व होती। अच्छा, अगर इसमें सिमेट्रिसिटी ऑब्जर्व नहीं होती है, दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो अगर इसका मिरर इमेज बनाए कुछ इस तरह से बनेगा। मिरर इमेज बनाएगा यानी सिमेट्री नहीं है, तो ये बात तो वहीं पे समझ में आ गई थी, इसमें किसी तरह की सिमेट्रिसिटी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज जो आएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनएंशियोमर्स होंगे, पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स होंगे। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पे क्लियर होती हैं। अब एलीन सिस्टम में दूसरे पार्ट पे आते हैं, एलीन विथ ऑड नंबर ऑफ पाई बांड। इवन नंबर ऑफ पाई बांड में हम लोगों ने ये देखा कि जो दोनों के दोनों पाई बांड थे वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब एलीन सिस्टम में ऑड नंबर ऑफ पाई बांड आते हैं तो उसमें फर्क क्या पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें फिर से, ये एलीन्स तो समझ में आता होगा कि टर्मिनल्स कार्बन जो है अभी भी sp2 हेब्राइस पे ही है, लेकिन जो बीच में इस बार नंबर ऑफ कार्बन है वो sp हेब्राइस पे। इस बार अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें आप ये पाएंगे कि ये दोनों बिल्कुल सेम से हमने बनाया। उसका बहुत ही खास कारण है, उसका खास कारण ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, कुछ इस तरह से। अच्छा, अब अगर ये इस तरह से है तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही, मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री पे होंगे। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री होंगे तो जरा इसको देख के बताइए, क्या ये भी आपस में 90 डिग्री पे होंगे, ये भी आपस में 90 डिग्री पे होंगे। अच्छा, अगर ये और ये, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ओके, सिमिलरली ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या ये वाला और ये वाला पार्ट एक प्लेन में नहीं है। मैं बोल रहा हूं, क्या ये वाला sp2 हेब्राइस कार्बन का जो एटम ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी sp2 हेब्राइस कार्बन के जो एटम में ग्रुप लगे हुए हैं, क्या ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं तो ये दोनों आपको मिलेगा कि ये दोनों सेम प्लेन में है। यानी अब अगर मैं बोलूं इसके परपेंडिकुलर ये है कुछ इस तरह से, अच्छा, फिर इसके परपेंडिकुलर इधर वाला होगा कुछ ऐसे, तो ये और ये दोनों सेम प्लेन में होंगे। बात समझ में आ रही होगी। यानी पहला वाला, अब ये sp2 हेब्राइस कार्बन और ये sp2 हेब्राइस कार्बन, ये दोनों सेम प्लेन में होंगे। अच्छा, सेम प्लेन में होंगे तो फिर इसमें सिमेट्री आ जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी। इसको मॉलिक्यूल को आप कट कर सकते हैं, अगर सिमेट्री आ जाएगी तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। अच्छा, अगर वो कायरल नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। तो एक बात यहाँ पे आपको अब समझ में आ गई कि इवन नंबर। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर एक पाई बॉन्ड और होता तब तो यार ये इवन का केस आ जाता, क्योंकि ऑड नहीं रहता। अच्छा, इवन का केस आ जाता तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये और वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाते। तो ये बात यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, एलीन विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड एलीन विथ ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है,
आई होप बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसी बात का हमने यहाँ ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरिटी बेहतर आए। अब ये दोनों की पाई बांड की ओवरलैपिंग पी वाई ऑर्बिटल से हो रही है, इसकी ओवरलैपिंग पी जेड की हो रही है, फिर से इसकी ओवरलैपिंग पी वाई से हो रही है। यानी इसके पाई बांड की ओवरलैपिंग जो पी वाई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे भी पी वाई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल आपस में कहाँ पे होंगे, सेम प्लेन में होंगे। अगर ये दोनों आपस में सेम प्लेन में होंगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो किस कैटेगरी में हम इसको देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग देखते हैं क्या होगा इसमें। अब उसी एलियंस को हमने जहां पे हम लोग ऑड नंबर ऑफ पाई बांड के बारे में बात कर रहे थे, उसको जरा आप देखेंगे। ऑड नंबर ऑफ पाई बांड में हम लोग अभी पहले भी देख चुके हैं कि चाहे वो पाई बांड के साथ देखा हम लोगों ने, चाहे ऑर्बिटल डायग्राम के साथ देखा, हम लोगों ने देखा कि ये दोनों आपस में कहाँ हैं, सेम प्लेन में। अच्छा, सेम प्लेन में है तो भैया ध्यान दीजिएगा, अभी ये और ये अगर सेम साइड रहेंगे तो ए और ए की डिस्टेंस सेम होगी, लेकिन अगर यही ए और ए अपोजिट साइड हो जाएंगे, डिस्टेंस बदल जाएगी। अगर अब आपको याद आ रहा हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब हम लोग पढ़ रहे थे एलियन सिस्टम, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, वहां पे ये बात हमने वहां पे आपको याद दिलाया था कि विथ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन एलियन सिस्टम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब एक बात ध्यान रखेंगे, अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहे हैं तो ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, वहां पे एक नोट्स मेंशन कर दिया गया, इस नोट को आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। बोला गया है एलियन सिस्टम विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म व्हाइल ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही सारे क्वेश्चन, बहुत ही सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको इसी लाइन से ही क्लियर हो जाएगी। जो भी आपके पास हो क्वेश्चंस, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो भी देख लीजिए, मटेरियल क्वेश्चन वो भी देख लीजिए। आपको अगर एलियन सिस्टम में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो आपको यही लाइन काफी हेल्पफुल करेगी। क्या होना चाहिए, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ऑप्टिकल आइसोमर विथ टर्मिनल्स डिफरेंट। ओके, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। दो क्वेश्चन मेंशन है, जरा इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कायरल, यानी कायरल का मतलब समझ में आपको आना चाहिए। वही पुरानी बात, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने चारों को एलियन सिस्टम लिया है। अब इस एलियन सिस्टम में पूछा गया कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है। ठीक है, तो अब एलियन के बारे में अभी हमने आपको एक नोट्स लिखा था, मैंने बोला था कि उस नोट के हेल्प से काफ़ी क्वेश्चन निकल जाते हैं जो एलियन बेस्ड ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कायरल पूछा है यानी ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, तो आपको याद होगा कि हमने बोला था कि भैया इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो कायरल होगा। और इसमें आप देखें तो ये क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर भैया ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ओके, इसको देखें तो ये भैया इवन है लेकिन टर्मिनल्स यहाँ पे क्या है, सेम है। टर्मिनल सेम होने की वजह से ये ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ भैया पाई बॉन्ड है, टर्मिनल्स भी अलग अलग हैं, तो क्या ये अपना आंसर होगा? तो मैं बोलूँगा हाँ भैया ये वाला आंसर अपना है। व्हाट अबाउट दिस, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लोरीन जो है सेम है, तो टर्मिनल सेम होने की वजह से ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। और इसका क्या कारण है, इसे भैया ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। तो आई होप ऑल ऑफ यू समझ पा रहे होंगे इसमें कि क्या होने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन, अब यहीं पे लैंग्वेज क्या होता, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, तब भी आंसर यही होता। अब एक क्वेश्चन हमने लिखा है स्टेटमेंट टाइप का, इस तरह से क्वेश्चन अगर आप एम्स वगैरह के स्टूडेंट हैं तो उसमें आप देखें जो, या फिर जेई में भी आता रहता है क्वेश्चन, क्योंकि जेई का तो कोई पैटर्न ही नहीं, वो बदलता रहता है अपने हिसाब से, तो वहाँ भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। ये दो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसको आप खुद पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है या गलत है, फिर इसमें आप कुछ कंक्लूजन दें। पहला बोला गया मॉलिक्यूल दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल देयर मिरर इमेज आर कायरल। क्या पहली बात सही बोली गई है?
बोला गया है वो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं जो जिसके मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करते। हाँ भैया ये बात सही है, अगर आपको याद हो तो इनैंसियोमर के ये आपका जो है डेफिनेशन ही लिख दिया गया है। और इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, कायरल स्टीरियोआइसोमर। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, नो डाउट। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट सेकंड, बोला गया द कायरल मॉलिक्यूल हैव ए कायरल सेंटर। क्या हर कायरल मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर होता है? भैया अब ये बात नहीं बोलेंगे आप, क्यों? क्योंकि अब आप एलीन्स पढ़ चुके हैं, एलीन्स पढ़ चुके हैं और एलीन्स में कोई कायरल कार्बन नहीं होता, फिर भी एलीन्स क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी यहां पे अगर मैं आंसर फाइनली सबमिट करूं तो मैं आंसर में क्या लिखूंगा, आंसर में लिखूंगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट या फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। अरे ये सही है, स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन कैसे, आपको याद होगा स्टेटमेंट में ऑप्शंस कैसे होते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है भैया, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में अगर आप देखेंगे, आई एम श्योर कि ये 2007 में पूछा गया था, 3 नंबर का 3 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल थे ये। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। पहला वाला लोगों को, काफ़ी लोगों को क्लियर था तो तेज़ी से कर दिया, लेकिन सेकंड में जिसने एलीन्स पे फोकस नहीं किया वो फंस गया था, उसने बोला कि पहला सही है दूसरा गलत है। ओके, तो इस तरह से आते हैं, देख लीजिए इसे, फिर अगले पार्ट पे आते हैं। दूसरा केस आता है इन केस ऑफ स्पायरेंस। स्पायरेंस या स्पायरो, इस नाम से आप पहले से अवेयर हैं, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि स्पायरेंस क्या होते हैं। इवन नंबर ऑफ स्पायरो रिंग, ऑड नंबर ऑफ स्पायरो रिंग, ये 2 केसेस हमने लिया है और यही 2 केस फिजिबल है स्पायरेन के केस में। अगर हम देखें कि इवन नंबर ऑफ रिंग में क्या केस बनेगा, तो इवन नंबर ऑफ रिंग अगर आप देखेंगे तो ये दोनों रिंग आपस में अगर अभी आपको देखें तो सबको लगेगा सर ये तो आपस में यहाँ से सिमेट्री देख रहे हैं तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। लेकिन भैया ये फिर से वही ये बात कि ये दोनों रिंग आपस में सेम प्लेन में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रिंग आपस में सेम प्लेन में नहीं है। अगर ये सेम प्लेन में नहीं है तो कैसे हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा और बेहतर रिप्रेजेंट करूँ तो मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब ये स्पायरो सिस्टम में अगर आप देखें तो हमने इवन नंबर ऑफ रिंग में कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया, जो अभी तक हम ऐसे देख रहे थे उसको ऐसे देख रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है जरा देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो हमने इसको डैश में दिखाया है, इसको बेज में दिखाया है, वेज या सॉलिड बेज जो भी आप पढ़ें। अच्छा, डैश का मतलब समझते होंगे इनसाइड द प्लेन या बिलो द प्लेन, और सॉलिड या फिर डैश वेज का मतलब समझते हैं आउटसाइड द प्लेन। यानी अगर मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूं तो अगर ये रिंग बोर्ड के प्लेन में होगा तो ये रिंग उसके परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे है। ध्यान दीजिएगा, ये भी ऐसे ही है। यानी ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बोर्ड के अंदर है, ये बोर्ड के बाहर है। यानी अब मैं बोलूं फिर से कि ये और ये कैसे हैं, तो ये तो बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन ये ऐसे ना होकर ट्विस्ट होगा, इस तरह से होगा। अच्छा, अब अगर बताइए, यानी ए जो होगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहां पे कि अगर ये इस तरह से है तो ये प्लेन के अंदर, बी प्लेन के बाहर होगा, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट बात करें तो इस ए की दूरी या इस बी की दूरी सेम होगी या नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे करूं तो इस ए को यहां से मिलाओ या बी को यहां से मिलाओ, दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे। भैया इसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तभी आप तक पहुंचेगी। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, परपेंडिकुलर है तब उसमें कोई पैरेलल एक्सिस, कोई एक्सिस नहीं समझ में, इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, अब इसी के साथ क्या सीन बनेगी ऑड नंबर ऑफ रिंग में, अगर इसको देखें तो फिर से उसी एलीन जैसा केस यहाँ पे भी आपको मिलेगा कि अगर ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर है तो इसमें अगर आप देखें ये 2 रिंग अगर आपस में परपेंडिकुलर है, ये 2 रिंग आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये और ये रिंग क्या सेम प्लेन में नहीं होंगे?
मतलब इसके परपेंडिकुलर ये वाला रिंग है और इसके परपेंडिकुलर ये वाला रिंग है, तो ये और ये रिंग दोनों आपस में सेम प्लेन में होंगे। अच्छा, जो इसका 2D डायग्राम है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया, इसको देखिएगा, ये इसके परपेंडिकुलर है। अब थोड़ा सा आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा, इस कारण स्पष्ट है कि ये दो मैंने जो डैश और बेस से मैंने दिखाया है, ये डैश का मतलब क्या है कि ये रिंग थोड़ा सा फ्लिप हुई होगी इस तरह से। अगर ये रिंग थोड़ा सा फ्लिप हुई होगी तो ये बोर्ड के इनसाइड होगा और ये बोर्ड के आउटसाइड होगा। अच्छा, अगर ये बोर्ड के इनसाइड है तो आपको देख पा रहे होंगे कि जो पहली वाली रिंग है जो आपको बोर्ड में समझ में आ रही है, और जो बीच वाली रिंग है वो कुछ फ्लिप होके ऐसे आएगी। अच्छा, जो बोर्ड के प्लेन में है बीच वाला रिंग है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे, व्हाट अबाउट सेकेंड एंड थर्ड? अगर सेकेंड और थर्ड देखें तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब यही बात तो एलियन सिस्टम में भी समझ रहे थे, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो फर्स्ट और सेकंड क्या सेम प्लेन में नहीं होंगे? फर्स्ट और सेकंड रिंग सेम प्लेन में नहीं होंगे, ये दोनों सेम प्लेन में होंगे। अच्छा, अब वही पुरानी बात, अगर ये दोनों सेम प्लेन में होंगे तो यहां से इसमें सिमेट्री आपको ऑब्जर्व हो जाएगी। अच्छा, अगर इसमें सिमेट्री ऑब्जर्व हो जाएगी भैया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यानी यहां पे दो केस में, पहला वाला केस अगर स्पायरो सिस्टम इवन नंबर ऑफ रिंग कंसीडर कर रहा हो तो उस इवन नंबर ऑफ रिंग में ऑप्टिकल आइसोमर ऑब्जर्व होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग है तो उसमें ऑप्टिकल ऑब्जर्व नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्व होगा। ये भी बात मैं वहां पे कर चुका हूं, देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। और ये बात हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्या मेंशन कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है या ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, ये मॉलिक्यूल कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है? ए कायरल है, ए कायरल है, ठीक है। यानी ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ए कायरल लिख सकते हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख सकते हैं, इनएक्टिव, ठीक है। इसे आप मेंशन कर लीजिए। उसके बाद जो बातें अभी तक हम लोगों ने समझा, एक नोट में इसी बात को लिख लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि स्पायरो रिंग के करस्पॉन्डिंग दो केसेस हैं, दोनों केसेस को हम लोगों ने समझ लिया और उसी से रिलेटेड एक नोट लिख लिया जिसको हमें बहुत ही हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस में। बोला इवन नंबर ऑफ स्पायरो रिंग सो ऑप्टिकल आइसोमर्स हेंस ऑप्टिकली एक्टिव and odd number of spiral ring show geometrical isomerism which is optically inactive। इतनी बात सफिशियंट है किसी स्पायरो और कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को समझने के लिए। जैसे पहला देखिए, इसमें अगर आप देख रहे हैं इसमें दो रिंग है यानी इवन नंबर रिंग है और टर्मिनल्स जो है वो अलग अलग है। टर्मिनल्स जो है वो क्या है? अलग अलग है। तो ये बात ध्यान रखना है, टर्मिनल्स अलग अलग है। तो अब ये क्या है? कायरल है यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें अगर आप देखें तो ऑड नंबर ऑफ रिंग है, ऑड नंबर ऑफ रिंग है तो भैया ये ए कायरल है, ध्यान रखेंगे, ए कायरल है, ठीक है, या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोनों बातें हो सकती हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। तीसरा केस इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन केस ऑफ साइक्लोएल्कलीडीन। अब एल्कलीडीन, साइक्लोएल्कलीडीन के बारे में हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम लोग पिछली क्लासेस में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। साइक्लोएल्कलीडीन हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी डिस्कस किया था और ऑब्वियसली पुराने चैप्टर में भी। तो साइक्लोएल्कलीडीन मतलब रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड भी बाहर जुड़ा हुआ हो, इसे हम लोग साइक्लोएल्कलीडीन पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है क्योंकि फिर से वही ये जो है पाई बॉन्ड इस रिंग के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर मैं बोलूं तो ये क्या होगा? ये जेड एक्स प्लेन में होगा, यानी ये जेड एक्स प्लेन में होगा। तो ये किसके प्लेन में होगा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक्स वाई प्लेन में होगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट किस में होगा? एक्स वाई प्लेन में होगा। तो इसी वजह से हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज है। मिरर इमेज इन एंसियोमर्स अगर बात करें तो ये आपस में मिरर इमेज एक दूसरे के हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। अच्छा, अब एल्कलीडीन को एक थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें कि सर एल्कलीडीन में अगर हमें परेशानी हो तो हमने इसको एक
इस तरीके से लोग देखते हैं इसको, इस तरह से कंसीडर करते हैं कि जो रिंग है उसको एक पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करते हैं। मैंने बोला कि जो रिंग होता है उसको एक डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको एक नोट में मैं लिख दे रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया कि एल्कलीडीन में एक रिंग विथ पाई बॉन्ड हो, उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए रिंग और पाई बॉन्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए मैंने लिखा है, इन केस ऑफ साइक्लोएल्कलीडीन रिंग कंसीडर एज ए डबल बॉन्ड एंड रिजेंबल विथ एलीन्स लाइक स्ट्रक्चर देन डिसाइडेड। यानी जो एल्कलीडीन दिया हो उसमें जो रिंग है उसको एक पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट कर लेंगे, और जब पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट कर लेंगे तो मल्टीपल पाई बॉन्ड साथ में आ जाएंगे, तो वो कुछ एलीन के साथ रिजेंबल खाएगा स्ट्रक्चर, और फिर आपको आसानी होगी डिसाइड करने में कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि एलीन्स के बारे में हम आप आगे पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर लिखा, इस स्ट्रक्चर में देखिए एल्कलीडीन है, एक रिंग है विथ पाई बॉन्ड है। मैंने बोला था कि इस रिंग को डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कीजिए, इसलिए देखिए इस डबल बॉन्ड को हमने जो यहाँ पर रिंग था वहाँ पे क्या कर दिया, डबल बॉन्ड, और अभी भी वो ग्रुप्स जो है लगे थे वो लगे हुए हैं। अब ये बताइए क्या एक एलीन में कन्वर्ट हो गया? जो एल्कलीडीन था वो एक एलीन में सिंपली कन्वर्ट हो गया। अब क्या इस एलीन के स्ट्रक्चर को देख के ये बता पाएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं? तो आप बोल रहे हैं बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि एलीन विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो नो डाउट इसे आप बता पाएंगे क्या है ये, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये बात हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि भैया ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यानी साइक्लोएल्कलीडीन में रिंग को आप एक डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर कर लीजिए, जो फाइनली आप एक एलीन में कन्वर्ट कर हो जाएगा, और उस एलीन्स को आप इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के हेल्प से आसानी से उसे डिसाइड कर पाएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा गया है, पढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इज ऑब्लिक आर ऑप्टिकली एक्टिव। बोला गया, इसमें इस बार नहीं पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड कायरल है, उसी के सेंस को दूसरे तरीके से पूछा गया है। ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है कौन सा है। इसमें तो एलीन्स भी दे दिया है, एल्कलीडीन्स भी दे दिया है, और ऑप्टिकली एक्टिव के बेसिस पे भी बातें बोली गई है। देखिएगा क्या पहला सिस्टम जो है ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें एलीन्स है, और एलीन में क्या है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और हम जानते हैं कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एलीन सिस्टम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक एल्कलीडीन है, और इस एल्कलीडीन में हमें सिखाया गया था कि जो रिंग है उसको हम डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कार्बन लिखा, उस कार्बन से मिथाइल लगा हुआ है लिख लिया, और एक एच लगा हुआ है लिख लिया, और इस रिंग को एक डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया। और यहाँ पे कार्बन जो है वो ये वाला कार्बन है, वहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, एक एच लगा हुआ और एक मिथाइल लगा हुआ है। यानी इस ऑप्शन को, जो हम लोगों ने बी ऑप्शन था, वो हमने कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। जरा देखिए क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। यानी अब एक एलीन कन्वर्ट हो चुका है, एलीन विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, यानी ये आंसर अपना हो जाएगा। इसको देखिए क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो आप देखेंगे कि हाँ भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है? इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। एक इस तरह से अगर आप देखेंगे, इसमें एक कायरल कार्बन आ गया, H अलग है, CH3 ड्यूटेरियम और COOH। भैया ये कायरल है, तो कार्बन की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। व्हाट अबाउट लास्ट ऑप्शन? इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी क्या है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। अगर ये ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। यानी दो ऑप्शन आ गए, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमें एल्कलीडीन और एलीन्स दोनों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस बात करते हैं। फोर्थ, इन केस ऑफ आर्थो टेट्रा सब्सटीट्यूटेड बाइफेनिल्स। बाइफेनिल का मतलब समझ में आता होगा कि दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हों। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कंपाउंड
इस तरह कंपाउंड, ध्यान दीजिए बाइफेनिल आर्थो आर्थो, क्योंकि ये इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये दोनों आर्थो है, इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये दोनों आर्थो हैं, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, चारों को चारों आर्थो पोजीशन पे लगे हैं, इसलिए बोल रहे हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल। बोला गया है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल इज नॉन प्लेनर ऑप्टिकली एक्टिव, ये प्लेनर नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है एट रूम टेम्परेचर। इन दिस सिस्टम ए नॉट इक्वल टू बी, ध्यान दीजिएगा ए और बी बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू बी एंड ए कॉमा बी मस्ट बी बल्कि, और ए और बी जो एटम हो या जो ग्रुप हो वो थोड़ा सा हैवी हो, बल्कि हो, ठीक है, छोटे ना हो। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है, इसको समझते हैं। अब जैसे ये है, अब इस सिस्टम में अगर आप देखें तो इससे ए और बी से रिजेंबल खा रहा। अच्छा, फिर कोई इसमें कहे कि सर इसमें सिमेट्री है, इस तरह से अगर इसको कट कर दें, सॉरी इस तरह से कट कर दें तो ये अलग हो जाएगा। फिर अब मैं समझाने का प्रयास करूं कि भैया इसमें सिमेट्री तो आपको नजर आ रही है, लेकिन जरा अब ये आर्थो आर्थो पे होने से क्या फर्क पड़ेगा, इसको अगर आप मैं समझाने का प्रयास करूं। अच्छा, अगर मैं हटा दूं कि अभी ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ से हटा दूं कि बोलूँ कि भैया ये हट जाए यहाँ से, अब बताइए क्या है, अभी क्या सीन है। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मैं बोलूं कि भैया अगर एक बेंजीन रिंग को आप पकड़िए, दूसरे को रोटेट कराइए, तो इसके अबाउट तो हम करेंगे फ्री रोटेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, फ्री रोटेशन होगा सिंगल बॉन्ड के अबाउट। अच्छा, फ्री रोटेशन होगा, ये फ्री रोटेशन होगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं फिर से कि कोई ग्रुप लगा दीजिए इसके अबाउट, कुछ इस तरह से, यहाँ से अगर मैं बोलूँ कोई ए लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँ कोई बी बल लगा दो। अब मैं बोलूँ किसी एक को फिक्स कर दीजिए, एक को फिक्स कर दीजिए, दूसरे को घुमाइए, यानी इसके अबाउट रोटेट कराइए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन होगा, मतलब इसके अबाउट ये मूव कर जाएगा, मूव कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से घूमता रहेगा, तो इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात ही नहीं होगी, क्योंकि जैसे अभी नहीं सिमेट्री आ रहा, पलटा के देखें तो सिमेट्री कहीं ना कहीं से, ये बात फ्री टू मूव है। टेट्रा सब्स्टिट्यूशन के आर्थो पोजीशन पे लगाने का पर्पस बस इतना था कि रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। रोटेशन रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि अगर इसी ग्रुप पे यहाँ पे मैं बोल दूँ कोई जो भी मैंने लगाया था COOH लगा दे, और यहाँ पे जो लगा था CS3 लगा दें, मतलब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने ये ग्रुप ले लिया, अब इस ग्रुप में क्या है, क्या अब ये दोनों रिंग एक को फिक्स करके दूसरे को फ्लिप किया जा सकता है, क्या इसके अबाउट रोटेट किया जा सकता है, इसके अबाउट फ्री मूव कराया जा सकता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, ये दोनों आपस में टकराएंगे, तो यहाँ पे ये रोटेशन जो फ्री था तो ये हो जाएगा क्या, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, अब इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया, अब ये फ्री मूव नहीं कर सकता। अच्छा, फ्री मूव नहीं कर सकता तो क्या जो इस सिचुएशन में है ये इस सिचुएशन में रहेगा, इस सिचुएशन में नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अभी ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे होंगे, ये इसको, सिमिलरली ये भी इसको। अच्छा, अब ये रिपल्सन कम कैसे हो, इसके लिए एक तरीका बोला कि भैया ये जो सिंगल बॉन्ड के बाद तो पूरा का पूरा फ्लिप नहीं कर सकता, पूरा का पूरा मूव नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा अभी जो ऐसे है क्या वो ऐसे नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, अभी जो ये और ये दोनों सेम साइड प्लेन में है, अगर थोड़ा सा ये ऐसे फ्लिप हो जाए तो अभी जो COOH आपस में लड़ रहे थे, ये COOH पीछे चले जाएगा, और ये CH3 जो लड़ रहे थे, ये CH3 ऊपर चला आएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन मैं बना रहा हूं कि अगर मैं आपको फील करा पाऊं तो ये बात सही है। सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर ये थोड़ा सा रोटेट कर गया तो इसका मतलब क्या, ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे हो जाएगा और ये वाला कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क शेडेड कर रहा हूं ताकि आपको बेज दिखे। ये बेज का मतलब आपको थोड़ा समझ में आएगा। पाई बॉन्ड जैसे थे वैसे मैं अरेंज कर दे रहा हूं। ये COOH जैसे थे मैंने COOH ऐसे लगा दिया, H के साथ जो CH3 था, सॉरी CH3 लगा दिया,
ये CH3 लगा दिया, और यहाँ पे जो COOH था वो मैंने लगा दिया। अब इसका क्या मतलब समझ में आया? अब ये समझ में आया कि जो ये रिंग है, अभी जो यहाँ पे हमने सीडेड किया है ये वाला, या फिर इसको भी आप चाहें तो सॉलिड बेस या बेस पे लगा दीजिए, इसको भी आप डैश पे लगा दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों रिंग आपस में फ्लिप कर गया है। अभी ये दोनों सेम प्लेन में था, अब जो ये वाली बेंजीन रिंग है इस वाले बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये अभी ऐसे था फिर ये ऐसे हो गया, यानी ये COOH पीछे चला गया, ये ऐसे चला गया, मतलब अगर हम मैं बात करूं तो ऐसे होगा, ये CH3 इधर आ जाएगा और COOH अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए ये दोनों कहां पे हो गए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब यहां से सिमेट्री या यहां से सिमेट्री आपको देख पाना मुश्किल रहे, ठीक है। अब यहां से आपको सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी, बस यही। लेकिन एक बात तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये आर्थो ही होना चाहिए, आर्थो ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां पे लगा दिए यहां पे लगा दिए तो फ्री है मूव करने के लिए, वो मूव कर जाएगा। और ये रिस्ट्रिक्ट रोटेशन के लिए ही वैलिड है, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट रोटेशन में ही ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तभी ये कायरल होंगे यानी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ध्यान रखना ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ये क्या है? कायरल है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे जिक्र कर दूं, क्यों बोला गया है कि ये दोनों बल्की होने चाहिए? बल्की इसलिए होने चाहिए क्योंकि जितनी बल्की होगी उतना ज्यादा हिंड्रेंस होगा, उसी के हिसाब से रिंग फ्लिप कर जाएगी, तुरंत अपने आप एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये छोटे छोटे ग्रुप रहे तो ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल में आर्थो ग्रुप ये होने चाहिए, इसी वजह से ये रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा, उसी वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बाइफेनिल्स, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल्स के बेस पे एक क्वेश्चन है, बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाइफेनिल ऑप्टिकली एक्टिव, बोला गया इसमें से कौन सा बाइफेनिल्स जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। बाइफेनिल ऑप्टिकली एक्टिव में आपको एक ही बात ध्यान रखना है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल्स होने चाहिए किस पे? आर्थो पोजीशन पे। तो आप बहुत ही तेजी से लोग देख पा रहे होंगे कि सर ये वाला आंसर सही हो गया, क्यों? क्योंकि भैया इसमें टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड आर्थो नहीं है, ये तो फ्री टू मूव है। यही एक ऐसा है जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल्स है, ये भी फ्री टू मूव है, ये भी फ्री टू मूव है। तो ये इस तरीके से बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये भैया। अगर कोई जेई के साथ अगर ना हो, नीट का स्टूडेंट हो, तो वो देख सकता है कि ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है तो फिर आपको हर लेवल के क्वेश्चन को साथ साथ ध्यान रखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फेमिलियर एग्जांपल्स जो हम लोगों ने बहुत सारे कर भी लिए हैं, ठीक है। तो आर्थो पोजीशन पे ग्रुप बदलने चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ SO3H आ जाए या NO2 आ जाए, COOH NO2 आ जाए, कैसे कैसे ग्रुप आ सकते हैं वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ऐसे कंपाउंड के बारे में जिसमें कोई कायरल कार्बन ना हो, और वो कैसे ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, जिसमें हम लोगों ने 4 केसेस पढ़े। एक एलिन्स केस पढ़ा, ठीक है, उस दूसरा स्पायरो कंपाउंड पढ़ा, तीसरा साइक्लोएल्किलिडीन पढ़ा, और चौथा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल्स पढ़ा। अब इसी में अगला पार्ट आता है कायरल एटम इन कंपाउंड अदर देन कार्बन। अभी तक हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़ रहे थे जब कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन, तो हम ये देख रहे थे कि उसमें कार्बन ही कायरल कार्बन होता था, जिसे हम बोल रहे कायरल बोलते थे। अब हम ऐसे सेंटर को कायरल बोलने जा रहे हैं जिसमें जरूरी नहीं कि वो कार्बन ही हो, ठीक है। वैसे बहुत ही ज़्यादा ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन की बात करते हैं, तो जितने अभी तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वो एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर आए हैं, वो कार्बन से रिलेटेड आए हैं, अदर आइटम से नहीं आए हैं। लेकिन देख लेते हैं फ्रीक्वेंटली 2-4 एग्जाम्पल हमारे सामने लिखे गए हैं कि इन केस अगर आप कहीं कोई बुक्स वगैरह रिफर कर रहे हैं, उसमें बुक्स में थोड़ी सी एडवांस भी दी होती है, तो आप उसे भी हैंडल कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देखिए दिया गया है क्वाटनरी अमोनियम, ठीक है, ये इस तरह से, सॉरी क्वाटनरी नहीं है, ये 3 डिग्री अमोनियम ही है। तो अगर आप देखेंगे इस नाइट्रोजन के साथ
अब ये नाइट्रोजन जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी नाइट्रोजन है, कायरल कार्बन नाइट्रोजन है, कायरल कार्बन ना बोले कायरल नाइट्रोजन बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अब इसके साथ ये CH3 अलग है, C2H5 अलग है और ये C3H7 अलग है और ये अलग है। यानी अभी भी वो बातें यहाँ पे भी हमेशा वैलिड रहेंगी कि किसी एटम से जो बैलेंसी लगी हो, ग्रुप लगे हों, वो एब्सोल्युटली अलग अलग हों। अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कायरल है। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम क्या है? कायरल है। ठीक है। फास्फोरस के बारे में बात करें तो यहाँ फास्फोरस एटम भी कायरल है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के साथ ये एथॉक्सी लगा हुआ है, फाइन, ये मेथॉक्सी लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाई है, तो ये फास्फोरस भी क्या है? कायरल है। सिमिलरली ये सिलिकॉन को अगर आप देखें तो सिलिकॉन भी क्या है? कायरल है। क्यों? क्योंकि इसमें CH3, C2H5, C3H7, H अलग अलग बैलेंसी के साथ सेटिस्फाई है, तो ये भी कायरल है। सिंपली यहाँ सल्फर आइटम जो है ये भी कायरल है। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल अलग है, इथाइल अलग है, ये प्रोपिल अलग है और एक लोन पेयर को एक अलग ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये भी क्या है? कायरल है। सिमिलरली जर्मीनियम भी यहाँ पे कायरल है क्योंकि मिथाइल अलग है, इथाइल, ये C2H5 है, प्लीज़ मेक श्योर कि ये C2H5 है, और यहाँ पे C3H7 जो है प्रोपिल, ये भी अलग है और हाइड्रोजन अलग है। यानी अगर आपको कार्बन के अलावा कोई एटम में कायरल देखना है तो सारे लॉजिक जो है वही पुराने हैं कि उस कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप लगे हों, जो एटम लगे हों, वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। और इस यहाँ पे अगर कोई एटम ऐसा है जिसके पास लोन पेयर भी है तो उस लोन पेयर को भी एक अलग बैलेंसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ सल्फर को में कंसीडर किया कि लोन पेयर अलग है, C2H5 अलग है, C3H7 अलग है और मिथाइल अलग है, तो ये सल्फर भी क्या है? कायरल है। तो अब अगर आपसे कोई कंपाउंड पूछे कि कोई आप क्वेश्चन पूछे कि कौन सा कायरल है, तो जरूरी नहीं कि वो कार्बन हो। अगर ऐसा भी कोई ऑप्शन होता है जिसमें दूसरा है तो वो समझ लेंगे, लेकिन कायरल कार्बन बात करेगा तो हमेशा उस कार्बन के बारे में बात करेंगे। ठीक। एक छोटा सा टर्म्स और इसमें डिफाइन है, देखते हैं क्या है। एसिमेट्रिक नाइट्रोजन एंड एमीन इन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर नहीं है ये भी। जैसे कि मैंने अभी पहले बोला कि कार्बन के अलावा कोई एटम कायरल होना भी ज़्यादा फैमिलियर नहीं है अपन लोग के सिलेबस में, वैसे यहाँ पे भी ये एमीन इन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, लेकिन समझते हैं एक्चुअली है क्या। जैसे कि अगर आप इस एमीन्स को देखेंगे, इथाइल मिथाइल एमीन्स, इसके 4 बैलेंसी अगर आप देखें तो ये भी अलग अलग तरह हैं और आपको इसको समझ में आएगा कि ये मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन और लोन पेयर मिला के अगर देखें तो ये कायरल पूरा का पूरा। नाइट्रोजन क्या है? कायरल है। अच्छा, नाइट्रोजन अगर ये कायरल है तो इथाइल मिथाइल एमीन जो है वो कायदे बोला जाना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव ना होके ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा क्यों? इसको समझते हैं। अभी जो ये लोन पेयर है, अभी हमें इस अरेंजमेंट में दिख रहा है, क्या ये जरूरी है कि हमेशा इसी अरेंजमेंट में हो? ये इंटर कन्वर्टेबल होता है दिस फॉर्म टू दिस फॉर्म। इस इन्वर्जन को, इस कन्वर्जन को जब इंटर बोला गया, उसे बोला गया इन्वर्टोमर्स। इन्वर्टोमर्स मतलब आपस में ही चेंज हो जाए। जैसे कि अगर ये डी फॉर्म में होगा तो ये एल फॉर्म में होगा, अगर ये एल फॉर्म में हो तो डी फॉर्म में है, दोनों फिक्स नहीं है, यानी डी और एल दोनों साथ साथ है, इंटर कन्वर्टेबल है, तो इसीलिए बोला गया नॉन रिजोल्यूबल, मतलब इसे रिजॉल्व नहीं कर सकते। रिजॉल्व किसको नहीं कर सकते भैया? रेशमी मिक्सचर को। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये क्या है? रेशमी मिक्सचर या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। तो अगर सिंपली कोई एमीन्स है तो वो इंटर कन्वर्टेबल होता है एक दूसरे में, इसीलिए वो नॉन रिजोल्यूबल होता है। लेकिन कोई दूसरा एमीन है, जैसे मैंने एग्जांपल इस तरह से लिया, तो ये भैया प्लस है तो ये माइनस है, ये दोनों आपस में रिजोल्यूबल है, ये दोनों आपस में क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है। तो इसी के साथ भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बातें हम लोगों ने खत्म कर ली है। ठीक है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो अभी जस्ट जो सीखा उस पर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल करें, क्वेश्चन करें, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कायरल एटम अदर देन कार्बन, तो उस केस में हम लोग कैसे देखते हैं, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पिक किया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल। अच्छा, इससे पूछा कौन सा कंपाउंड कायरल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फास्फोरस एटम जो है वो कायरल है।
फास्फोरस कायरल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे C2H5 अलग है, CH3 अलग है, C6H5 अलग है और ऑक्सीजन को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि कायरल है। व्हाट अबाउट दिस, अगर इसमें देखेंगे तो ये CH3 अलग है, फेनिल अलग है, ऑक्सीजन अलग है। भैया यहाँ पे एक लोन पेयर आपको दिखा नहीं दिया है, अगर आप देखेंगे तो एक लोन पेयर भी अलग है, क्योंकि सल्फर के 6 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे 3, एक 4, एक लोन पेयर अनशेयर्ड है तो अलग होगा, तो ये भी इसी तरीके से ये कायरल होगा। सिमिलरली ये देख रहे होंगे यहाँ पे भी आपको ये नाइट्रोजन भी कायरल नजर आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल अलग है और यहाँ पे इथाइल अलग है, फेनिल अलग है और ये एच अलग है, तो ये भी क्या है आपका कायरल है। लेकिन इसमें देखेंगे तो आपको ये दोनों क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये कायरल नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से ये कायरल नहीं है। तो इसमें 3 ऑप्शन जो आपको कायरल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, टोटल जितने अभी तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है सारे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग आज यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू कीप लिसनिंग।